वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेज। मैं जसबी। नई शिक्षा नीति 2020 जारी कर दी गई और ये जो शिक्षा नीति आई है ये ठीक 34 साल बाद लाई गई है। हालांकि देखिए 1986 में जो शिक्षा नीति है तो उसमें 92 में कुछ संशोधन भी किए गए थे, परंतु ओवरऑल 1986 की ही शिक्षा नीति जारी थी। यदि हम इस शिक्षा नीति की हम बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से जो प्रावधान के वो ये कि भारत के टॉप 100 विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया। इसके साथ ही स्कूल और कॉलेज शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव किया गया है और साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का भी नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, क्योंकि ये जो हायर एजुकेशन है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत ही आती थी। अब इसका डायरेक्ट नाम ही शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, इसी के ऊपर आज के वीडियो में एनालिसिस करेंगे, बात करेंगे कि 1986 की शिक्षा नीति से ये कितनी अलग है और ये कितनी उपयोगी साबित होने वाली। तो बने रहेगा वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, ये जो वर्तमान जो शिक्षा नीति है ये 1986 में लाई गई थी। 92 में हम जो पहले बात की गई उसमें संशोधन किया गया था और जो ये 2020 की शिक्षा नीति लाई गई है, हालांकि जो इसका घोषणा पत्र जब 2014 के चुनावों से पहले ही बीजेपी लेकर आई थी, परंतु पिछले 5 सालों में नई शिक्षा नीति नहीं ला पाए थे। इसके लिए 2 समितियां गठित की गई थी। जब पिछले कार्यकाल में स्मृति ईरानी मानव संसाधन विकास मंत्री थे तो उनके का मंत्री तब काल में पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम के अध्यक्षता में शिक्षा समिति बनाई गई थी। जैसे ही स्मृति ईरानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय से बदली गई थी तो उस में ये शिक्षा समिति भी खत्म हो गई थी। तो उसके बाद में फिर चेंज किया गया और नया समिति बनाई गई इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंजन के नेतृत्व में, और उन्होंने पिछले वर्ष ही मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल, जो वर्तमान में निशंक साहब HRD मंत्री हैं, तो उन्हें ये रिपोर्ट सौंपी गई। तो उसी के आधार पर ही ये नई शिक्षा नीति लाई गई। अब आइए इसमें सब क्या क्या प्रावधान किए गए कि देखिए बड़े स्तर पर पहली बात यहाँ पर है कि सलाह मशवरा किया गया लार्ज स्केल पर, यानी कि भारत के 676 जिलों की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों के 6600 जो सुझाव बॉक्स बनाए गए थे उनके सुझावों के आधार पर ये शिक्षा नीति लाई गई, जिसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कही गई है कि एक नई शिक्षा नीति में एक तो पहली बात तो ये है कि मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट व्यवस्था लागू की गई। इसमें ये होगा कि अब जो इंजीनियरिंग के 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है या फिर 6 सेमेस्ट्रीय ये पाठ्य पद्धति है, तो उसमें यदि किसी वर्ष अब तक कोई छात्र बीच में इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ देता था या पूरे 4 वर्ष या 6 सेमेस्टर कंप्लीट नहीं कर पाता था तो उनके लिए कोई ऑल्टरनेट नहीं रह पाता था, तो उसकी डिग्री कंप्लीटली ख़राब हो जाती थी। लेकिन अब मल्टीपल एंट्री एग्जिट व्यवस्था के तहत यदि कोई इंजीनियरिंग की 1 साल विद्यार्थी पढ़ाई करेगा तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 साल यदि वो इंजीनियरिंग की स्टडी करता है तो उन्हें डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा, और ये 3 या 4 साल पूरे कर लेता है इंजीनियरिंग के तो उसे अब कंप्लीट डिग्री प्रदान कर दी जाएगी। तो उसके जो बीच में जो वक्त है अब वो ख़राब नहीं होगा। तो ये मल्टीपल एंट्री एग्जिट व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही यदि हम रिसर्च की हम बात करें कि जो विद्यार्थी रिसर्च में जाना चाहें तो उन्हें स्नातक स्तर पर 4 साल का कोर्स होगा, और 4 साल के कोर्स में ये रहेगा कि उन्हें डायरेक्ट PG के फाइनल में एडमिशन मिल जाएगा, यानी कि उनका PG का 2 साल का PG कोर्स होता तो उसमें 1 साल उनका बच जाएगा। और यदि कोई नौकरी पेशे में जाना चाहता हो तो उसे 3 साल का ही डिग्री प्रोग्राम करना पड़ेगा। और इसमें एक चीज़ और बहुत बढ़िया व्यवस्था कर दी गई कि यदि इन 3 सालों में या 4 सालों में कोई विद्यार्थी बीच में छोड़कर कोई अन्य पाठ्यक्रम करना चाहता है, एक्स्ट्रा डिप्लोमा या कोर्स करना चाहता है या किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ देता है, तो उसने जहाँ से पढ़ाई छोड़ी है 2 साल 3 साल बाद में तो वहाँ से फिर वो वापस शुरू कर सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रावधान कर दिया गया कि दोबारा भी वहाँ से पढ़ाई शुरू कर सकते 2, 4, 5, 10 साल में यदि वो पढ़ाई शुरू करना चाहे। क्योंकि देखा आप लोग कि यदि इन स्नातक स्तर पर बहुत सी ये समस्या सबसे ज़्यादा आती थी महिलाओं के साथ, क्योंकि बीच में यदि उनकी शादी होगी, बीच में प्रेग्नेंट बाल बच्चों के वजह से वो बीच में पढ़ाई छोड़ जाती है। 8-10 साल बाद जो बच्चे बड़े हो जाते हैं यदि वो दोबारा पढ़ना चाहती तो उन्हें 0 से शुरू करनी पड़ती। अब ये व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है। और फिर इसमें ये भी एक नई व्यवस्था के तहत यानी कि MA PG करने के बाद यानी कि MA करने के प्रोग्राम के बाद में उन्हें MPhil करने की भी छूट कर दी गई है। डायरेक्ट वो PhD में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में आज ये व्यवस्था चलती है
है कि आपको यदि आप पीएचडी करना चाहते हो उससे पहले आपको एमफिल करना अनिवार्य है। तो अब उन यूनिवर्सिटीज़ में अब ऐसी व्यवस्था एमफिल जैसी अनिवार्यता ख़त्म कर दी गई है। इसके अलावा यदि हम विश्वविद्यालयों के मानकों की हम बात करें तो एकदम बराबर मानकों, क्योंकि बहुत से विश्वविद्यालय हैं, जैसे आप सेंट्रल के विश्वविद्यालय हैं या राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय होते हैं, तो उनमें क्या है कि अलग अलग मानक बनाए गए। तो अब लगभग सभी में एक जैसे मानक होंगे और जीडीपी का, कुल हमारी जीडीपी का 6% अब हायर एजुकेशन पर, विश्वविद्यालय इस तरह के एजुकेशन पर खर्च होगा, जो अब तक लगभग 4.5% का जो वर्तमान में जीडीपी का खर्च होता था, इसको भी कब बढ़ा दिया गया है। और इसके अंदर जो कॉरपोरेट सेक्टर की जो गतिविधि, जो दान वगैरह है या फंड दिया जाता तो उसमें भी शामिल कर लिया गया है। अब यदि हम क्षेत्रीय भाषाओं का इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्थान दिया गया, यानी कि अब 8 क्षेत्रीय भाषाएं, हिंदी और अंग्रेजी के साथ 8 क्षेत्रीय भाषाओं को, जैसे उड़िया है, तमिल है, पंजाबी है, उर्दू है, संस्कृत, इन भाषाओं को भी इसके अंदर शामिल करके ई कोर्स का प्रावधान किया गया, यानी कि वर्चुअल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा और नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बनाया गया। और इसके अंदर एक और फाउंडेशन बनाया गया जो अमेरिका में नेशनल रिसर्च जो फाउंडेशन के नाम से बनाया गया। अमेरिका में इसी प्रकार नेशनल रिसर्च एक सेंटर के नाम पर एक अलग से फोरम बनाया गया। इसी प्रकार भारत के अंदर भी एक नेशनल रिसर्च फंड अमेरिकन एजुकेशन तर्ज पर बनाया गया, जिसमें अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग की व्यवस्था करेगा यही रिसर्च फाउंडेशन। तो ये भी है कि क्षेत्रीय भाषाओं को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। और एक जो बड़ा बदलाव किया गया, ये जो एजुकेशन के अंदर सबसे बड़ा बदलाव, क्योंकि 2 सबसे बड़े मेजर बदलाव है, एक तो स्नातक स्तर पर 3 या 4 साल का पाठ्यक्रम होगा। यहाँ पर स्कूल एजुकेशन के अंदर क्या है कि जो पहले 10+2 फॉर्मेट हुआ करता, इसको अब कंप्लीटली ख़त्म कर दिया गया और 10+2 पाठ्यक्रम को अब 5+3, 3+4 फॉर्मेट में चेंज कर दिया गया। यानी कि इसमें पहले जो यहाँ पर 5 आप देख पा रहे हो, तो पहले 5 जो स्कूल, पहले 5 साल स्कूल के, इसके अंदर क्या होगा कि प्री प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी, जिसके अंदर क्या होगा कि पहले 3 साल होंगे, यानी कि कक्षा 1 और कक्षा 2। पहले 3 साल में आपको कक्षा 1 और कक्षा 2 के साथ साथ कोई फाउंडेशन स्टेज की आपको एजुकेशन दी जाएगी। पहले प्री, हम यहाँ पर पहले 5 साल की हम बात करें, उसके अगले 3 साल है जो यहाँ पर +3 देख पा रहे हूँ, तो इसके अंदर 3 से 5 साल की एजुकेशन दी जाएगी। और फिर अगले मध्य स्तर पर जो +3 है, इसके अंदर क्या होगा कि अगले 3 सालों में क्या होगा कि आपको 6 से 8 साल की एजुकेशन दी जाएगी, यानी कि कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की 3 साल में पूरी करोगे, कक्षा 3 से 5 साल की, कक्षा 3 से 5 वर्ष को आप 3 सालों में करोगे, और ऊपर के जो पहले 5 साल हैं इसमें आपको पहली और दूसरी कक्षा पूरी करनी पड़ेगी। इसके साथ आपको अदर फाउंडेशन की, यानी कि अदर गतिविधियाँ भी सिखाई जाएंगी। अब लास्ट के जो 4 साल होंगे वो होंगे कक्षा 9 से 12 तक होंगे। तो इस प्रकार इसके अलावा फिर स्कूलों में जो वाणिज्य है या कोई कॉमर्स है, आर्ट्स है, साइंस के जो स्ट्रीम है, इसको भी काफ़ी लिबरल कर दिया गया। क्योंकि देखिए बहुत सी विद्यार्थियों में हमने देखा है कि जो साइंस के विद्यार्थी वो कुछ आर्ट्स के विषयों में उनका इंटरेस्ट होता है, या जैसे संगीत का वो विषय लेना चाहते हैं या कोई कॉमर्स का विषय लेना चाहते हैं, तो उन्हें ये इस प्रकार की उनको सुविधा नहीं दी जाती थी। तो अब यहाँ पर है तो वो इस साइंस के विषय के साथ या आर्ट्स के विषय के साथ या कॉमर्स के विषय के साथ कोई अपने रुचि के अन्य विषय को भी पढ़ पाएंगे। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा लिबरल इस स्ट्रीम को भी कर दिया गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो एक वोकेशनल कोर्स की यदि हम बात करें, अब इन दोनों क्या होता था कि 10वीं के बाद वोकेशनल कोर्स होते, जैसे ITI में कुछ बच्चे जाते थे या कोई नर्सिंग में चला जाता था या कोई अन्य कोई वोकेशनल कोर्स करता था, तो 10वीं या 12वीं के बाद अब क्या होगा कि अब 6ठी क्लास से ही वोकेशनल पाठ्यक्रम की व्यवस्था कर दी गई, ताकि स्कूल से निकले जब विद्यार्थी तो उसके पास कोई ना कोई स्किल हो, यानी कि उसके पास कोई कौशलता का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ताकि वो आगे यदि पढ़ाई नहीं कर पाता है तो वो अपना कोई ना कोई छोटा मोटा रोजगार प्राप्त कर सके। क्योंकि अब तक क्या होता था कि अब तक कक्षा 1 से 10 तक या 12वीं तक बच्चे को क्या होता था कि रट्टा एजुकेशन दी जाती थी, रटा कर उनको क्या है कि परीक्षाएं तक करवाई जाती थी और वो रट कर परीक्षा देता था, तो उनको 12वीं तक यही नहीं मालूम होता, इवन BA तक ही मालूम नहीं हो पाता था कि हमें आगे जाकर करना क्या है, हमें आगे जाकर पढ़ना क्या है, हमें आगे जाकर किस फील्ड में जाना।
देना। अब यहाँ पर होगा कि जो विद्यार्थी अपना कोई पर्सनल कोई कोर्स करना चाहते हैं, कोई कौशलता प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो उन्हें इस प्रकार के क्वेश्चनों को कक्षा 6 से ही देने शुरू कर दिए जाएंगे। और अब यहाँ पर जो एक बोर्ड एजुकेशन जो रट्टाफिकेशन पर आधारित है, उसको सिर्फ रट्टाफिकेशन पर आधारित नहीं होगी, अब वो ज्ञान के आधार पर होगी। अब उसके पास ये दबाव नहीं रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें अब अंक प्राप्त करने हैं, हमें रट कर परीक्षाएं लेनी है। और इसके अंदर एक चीज़ और भी बता दूं मैं चलते चलते, हालांकि अभी तक 10वीं का जो एक फॉर्मेट क्या होगा, एग्जैक्ट फॉर्मेट क्या होगा, उसके ऊपर अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं आई है। लेकिन अभी तक इतना ही है कि छठी से वोकेशनल कोर्स होंगे, और जो प्लस जो हम ऊपर बात कर रहे थे कि जो ये +2 का जो फॉर्मेट है उसको 5+3+3+4 फॉर्मेट में चेंज कर दिया गया है। इसके अलावा अब यहाँ पर एक चीज़ और बड़ी ही लिबरल कर दी गई, यानी कि फ्रेंडली माहौल दिया गया। इसमें अंदर क्या होगा कि जो एक रिपोर्ट कार्ड छात्रों के बनाए जाते हैं, इसमें अब क्या होगा कि अध्यापकों के साथ साथ में अब नई शिक्षा नीति में छात्र भी उस रिपोर्ट कार्ड में अपनी भूमिका निभाएंगे। और इसके लिए 3 हिस्से होंगे इस रिपोर्ट के। पहले हिस्से में क्या होगा कि छात्र स्वयं अपने आधार पर मूल्यांकन करेंगे, दूसरे में क्या होगा कि उसके सहपाठियों से होगा, और तीसरे में क्या होगा कि अध्यापक के द्वारा किया जाएगा। यानी कि पहली स्टेज में क्या होगा कि खुद जो उसने वर्क किया है उसके खुद मूल्यांकन करेंगे उसका। उसके बाद में उसके जो साथी विद्यार्थी होंगे वो उसका मूल्यांकन करो। तीसरी जब स्टेज आएगी तो उसमें जाकर क्या करेंगे, अब खुद अध्यापकों के द्वारा फिर वो तीसरी स्टेज में किया जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स आज के हमारी शिक्षा नई नीति का मूल्यांकन। उम्मीद है कि यहाँ पर आपको ये मूल्यांकन का एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ इसी पर और वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।